पिछले 72 घंटों से मोदी जमीन आसमान एक किए हुए हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड और उससे ठीक पहले रात के 3:30 बजे तक लगातार 10 घंटे बैठकर 195 की लिस्ट तैयार करना सोचने वाली बात है। अगर मोदी 400 पार को लेकर इतने श्योर हैं, तो ये जमीन आसमान एक करने की जरूरत क्या है? सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है, वो भी सीधे 195 की लिस्ट के बाद। अखिलेश यादव लिस्ट के बाद बोलेंगे ये तो लग रहा था, लेकिन इस तरह बोलेंगे इसका अंदाजा बीजेपी की टॉप लीडरशिप को भी नहीं होगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा है उसे मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूं। तो अखिलेश कह रहे हैं कि ये जो 195 की लिस्ट है ना, यही वो लिस्ट है जिसे मोदी, शाह, योगी जीतने वाले हैं। यानी अगर अखिलेश की माने तो बीजेपी 2024 में 195 सीट जीतेंगी। लेकिन मोदी तो बार बार कह रहे हैं आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार गूंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गूंज है अब की बार 400 पार। फिर ये 400 पार क्या है? सवाल हमारे मन में भी है, सवाल आपके मन में भी होगा। क्या मोदी, शाह, योगी 2024 में सचमुच 400 पार कर रहे हैं? 400 पार अगर मोदी करते हैं तो क्या यूपी की 80 सीटें वो जीत रहे हैं? 400 पार मोदी करते हैं तो करीब 100 सीट कहां से एनडीए जीतेगा? 400 पार में 370 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, तो पार्टी 63 एक्स्ट्रा सीट कहां से जीत रही है? क्या 400 पार में बंगाल की 2/3 सीटें शामिल हैं? क्या 400 पार में महाराष्ट्र की 40+ सीटें शामिल हैं? क्या तेलंगाना, तमिलनाडु में वो होने वाला है जो 2019 में बंगाल में हुआ? या फिर 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने भर के लिए है? आगे बाकी सवालों का जवाब दें उससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक उनकी रणनीति पर काम करने वाले देश के बड़े राजनीतिक पंडित प्रशांत किशोर को सुन लें। अमित शाह ने स्वीकार किया पब्लिकली कि ये तो टारगेट हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। पब्लिक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये कोई ध्रुव सत्य है या कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। सिर्फ पीके ही नहीं, बल्कि इस देश में राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने वाली ज्यादातर टीमों को यही लगता है, चाहे वो टीम कांग्रेस की हो या फिर समाजवादी पार्टी की, या फिर 40 साल सार्वजनिक राजनीति में अनुभव रखने वाले राजनीतिक दलों के चीफ हों। ज्यादातर यही मानते हैं कि 400 पार ना पावन ये नहीं हो सकता। लेकिन मोदी कहते हैं 400 पार। उनके इलेक्टोरल लेफ्टिनेंट की तरह काम करने वाले अमित भाई कहते हैं, मेरे नेता ने कह दिया कि 400 पार तो 400 पार, फिर इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। 400 पार में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका वाले योगी कहते हैं कि 400 पार जाने से कोई रोक नहीं सकता। अपना बेहतर परिणाम देने जा रहा है और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मोदी, शाह, योगी तीनों को सुन लिया आपने, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि यह देश में 400 पार कब कब हुआ। क्या इससे पहले के चुनाव में 400 पार हकीकत बन पाया, या पहली बार देश 400 पार सुन रहा है? अभी तक देश में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब कोई पार्टी 400 सीट पार कर पाई। ऐसा कांग्रेस ने किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 414 सीटें मिली। कांग्रेस का वोट शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और वो 49.10% था। उसके पहले 1980 में जनता सरकार के जाने के बाद इंदिरा गांधी की जबरदस्त सत्ता में वापसी हुई, लेकिन वो 400 सीट नहीं जीत पाई थी। तब कांग्रेस ने 353 सीटें जीती। वोट शेयर 42.69% का था। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में कांग्रेस ने 1952 में 364 सीटें जीती थी, लेकिन तब लोकसभा की कुल सीटें 489 थी। तब कांग्रेस को 44.9% वोट मिले थे। अब मोदी का मुकाबला 2024 में 1952 वाले पंडित नेहरू और 1984 वाले राजीव गांधी से होने वाला है, क्योंकि पंडित नेहरू के समय में 364 सीटों का यदि परसेंटेज निकाला जाए 489 सीटों से, तो कमोवेश उतना ही परसेंटेज निकलता है जो 543 सीटों में
400 सीट जीतने पर निकलता है और 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया था, जो इस देश में जीत की लक्ष्मण रेखा है। तो क्या मोदी इस 400 की लक्ष्मण रेखा को पार करते दिख रहे हैं? अगर आप चुनावी अंगणित को देखते हैं तो जवाब आता है कि हां, 400 पार मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अब इसे समझिए। 2019 में बीजेपी के आंकड़े में सिर्फ 67 सीटें जुड़ने पर आंकड़ा 370 हो जाता है और 370 में सहयोगी दलों की 31 सीटें जुड़ते ही आंकड़ा 401 मतलब 400 पार। इन 68 सीटों के लिए बीजेपी के पास टूल्स क्या क्या है? नंबर 1, राम नाम की लहर। नंबर 2, ब्रांड मोदी अटूट। नंबर 3, लाभार्थी। नंबर 4, विकल्प विहीन समाज। और नंबर 5, बीजेपी की मछली की आंख देखो पॉलिसी। ये सारे टूल्स एक साथ काम करें तो क्या मोदी 400 पार निकल जाएंगे? जवाब देश के लोगों ने दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी ने हाल ही में सर्वे कराया। 38,000 लोगों के साथ देश के 22 राज्यों में सर्वे कराया गया। सवाल पूछा गया कि बीजेपी के पक्ष में राम मंदिर से सबसे ज्यादा वोट स्विंग होगा। 51% लोगों ने कहा हां, 23% लोगों ने कहा नहीं और 26% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। दूसरा सवाल था, राम लहर से क्या चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा? इस सवाल के जवाब में 24% लोगों ने कहा पूरे देश में ध्रुवीकरण होगा। 22% लोगों ने कहा सिर्फ उत्तर में ध्रुवीकरण होगा। 13% लोगों ने कहा दक्षिण में कोई असर नहीं होगा। 23% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं होगा और 18% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। मतलब एक बात तो साफ है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक राम लहर तो है। राम मंदिर का फायदा तो है। यह फायदा यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हिमाचल में सबसे ज्यादा है। वो इस तरह कि यूपी में राज्यसभा चुनाव में राम के नाम पर नेता टूट जाएं, बिहार में कहीं न कहीं राम के नाम पर नया गठबंधन बन गया। मंदिर उद्घाटन से पहले चौथी बार एमपी में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी तोड़कर सत्ता में आ गई। राजस्थान में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की कुर्सी पर चढ़ गई। तेलंगाना में वोट शेयर 20% का हो गया। आप कहेंगे कि राम लहर का इम्पैक्ट सिर्फ जहां जीते वही बता रहे और मोदी मैजिक में भी वही सारी बातें कही जाती है। फिर राम लहर है या मोदी मैजिक? आपका सोचना बिल्कुल जायज है। दरअसल जो राम लहर है उसी के साथ मोदी मैजिक भी है और इसके साथ 5 पॉइंट्स को लेकर हमने बात की थी। इसके असर से क्या बीजेपी 68 एक्स्ट्रा सीटें जीत सकती है? तो देखिए बीजेपी कहां से 68 सीटें जीतते हुए दिख रही है। सबसे पहले बंगाल। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे की हैं। मंच से मोदी दहाड़ रहे हैं। सामने की भीड़ देखिए, बड़ी तादाद में आपको कौन दिख रहा है? हर 3 चेहरों में 2 चेहरा महिलाओं का दिख रहा है। ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नारा देती हैं, लेकिन मां कतार में मोदी की सभा में बैठी। माटी मतलब जमीन, उसे हड़पने को लेकर ही संदेश खाली में आंदोलन शुरू हुआ और मानुष के तौर पर एक नया कैरेक्टर सामने आ गया जो जेल में बैठकर ममता से बंगाल छीन लेने को आमादा है। वो है शाहजहां शेख। इसलिए बंगाल में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट सारे रिकॉर्ड इस बार तोड़ सकता है। बंगाल के नए समीकरण को लेकर प्रधानमंत्री फुल कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं। कैसे, उसे सुनिए। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। बंगाल में सिर्फ मोदी का कॉन्फिडेंस हाई नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में मोदी शाह को पिछले विधानसभा चुनाव में चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे चुनावी पंडित चौंक जाएंगे जब 24 में बंगाल का रिजल्ट देखेंगे। संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है। तो ऐसा क्या होने वाला है?
बंगाल में 2019 के मुकाबले बदला क्या है? तो तस्वीर बदली है ये। 1. संदेश खाली से उठा आक्रोश। 2. संदेश खाली की विलन ममता की पार्टी का। 3. संदेश खाली का मेन विलेन शाहजहां शेख का होना। 4. करप्शन आरोप के खींचतान में फंसी बंगाल सरकार। 5. राम मंदिर का बड़ा असर। 6. ब्रांड मोदी का बंगाल में और मजबूत होना। और 7. इंडी गठबंधन का बंगाल में बिखर जाना। बंगाल में कई नए फैक्टर हैं। इसमें शाहजहां शेख अकेला ऐसा फैक्टर है जो बंगाल को 70-30 वाले ध्रुवीकरण के आक्रोश में झोंक सकता है। बीजेपी से भुनाने में जी जान से जुटी है, क्योंकि बंगाल की 42 सीटों में से 28 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम आबादी जीत हार को प्रभावित करती है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 4 लाख से ज्यादा है। लेकिन सियासत में इसे देखने का दूसरा चश्मा भी है। 2019 में ये वोट कमोबेश ममता के पल्ले में गए और साथ में हिंदू वोटर्स भी गए। ज्यादातर इनमें से था SC/ST वर्ग के लोग जो TMC कैडर थे। लेकिन इस बार संदेश खाली का विलेन है शेख शाहजहां और पीड़ितों से ज्यादातर है महिलाएं, वो भी SC/ST वर्ग से है। इसलिए बंगाल को लेकर बीजेपी काम कर रही है। TMC बैकफुट पर है। सर्वे देख लीजिए, बंगाल में बीजेपी को कितना फायदा है। संदेश खाली की घटना के बाद क्या ममता बनर्जी को महिला समर्थकों को खोने का डर है? ये सवाल हमारा था। 53% लोगों ने कहा हां समर्थन खो दिया है। 41% लोगों ने कहा समर्थन जारी रहेगा और 6% लोगों ने कहा कुछ कह नहीं सकते। आप खुद समझ लें, अभी मोदी सिर्फ 2 जगह बंगाल में गए हैं। अभी शाह योगी का आना बाकी है। बंगाल को समझने वाले कह रहे हैं कि इस बार 2019 का इक्वेशन बदल जाएगा। 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, TMC को 22 और कांग्रेस को 2। 2024 में बंगाल में बीजेपी को 8 से 10 सीटों का फायदा होने का अनुमान है। पार्टी का इंटरनल सर्वे 28 लोकसभा सीट में जीत की गारंटी करके कैंपेन में उतर रहा है। लेकिन 2 अलग अलग सर्वे में भी बंगाल में बीजेपी 20 से कम सीटें जीतती नहीं दिख रही। ETG टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है कि 22 से 28 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। CNX कह रहा है कि 20 सीटें तो बीजेपी को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मिशन 400 में बीजेपी के कोटे से बंगाल में 2 से 3 सीटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। बीजेपी के अपने आकलन में यह फायदा 10 का है, लेकिन ममता की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि वो हमेशा सामने वाले को चौंका देती है। संदेश खाली से लेकर राम लहर तक ममता के पास इसकी क्या काट है, ये अभी सामने आना बाकी है। अब मिशन 400 पार में बीजेपी कोटे के 370 सीट को लेकर बड़ा सवाल यूपी से है, जहां 80 की रट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाए हुए हैं। अखिलेश की रट है कि 80 की 80 हराओ, लेकिन क्या ये दोनों पक्ष की तरह संभव है? जवाब देखिए। 2019 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती की जोड़ी को मैदान में पटक देने वाली बीजेपी इस बार और मजबूत है और सामने बुआ और बबुआ 2019 के मुकाबले और ज्यादा कमजोर। कैसे, उसे देखिए। 2019 के चुनाव में अखिलेश का वोट शेयर 18.11% था, 5 सीटें जीती थी। मायावती का वोट शेयर 19.43% था और सीटें 10 जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 49.98% था, सीटें 62 जीती थी। अपना दल का वोट शेयर 1.21% है, सीटें 2 जीती थी। कांग्रेस का वोट शेयर 6.36% का था और सीटें सिर्फ 1 जीत पाई। पिछली बार बीजेपी और अपना दल साथ थे, लेकिन उनके सामने अखिलेश और मायावती एक साथ थे, जिसे लेकर यह कहा जा रहा था कि बुआ और बबुआ का मतलब है मोदी लहर, राम लहर, योगी लहर, सब लहर फेल। लेकिन रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका दिया। बुआ बबुआ ही फेल हो गए। इस बार दोनों साथ में भी नहीं है, लेकिन इस बार यूपी के 2 लड़के साथ में दोबारा से आ गए, राहुल प्लस अखिलेश। लेकिन जवाब में मोदी योगी के साथ कौन कौन है उसे देखिए। यूपी में बीजेपी के साथ 2024 के जो बड़े चेहरे हैं वो हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और राजा भैया।
यूपी में अगर बीजेपी 80 की 80 का रट लगाए हुए है तो ये उसके पूरक चेहरे हैं जो मजबूती से पार्टी के साथ हैं। ऐसी छोटी पार्टियों को मिलाकर 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीत ली थी। इस बार बीजेपी का टारगेट 80 जरूर है, लेकिन दो अलग अलग सर्वे में पार्टी को 76 से 78 सीटें मिलती दिख रही हैं। ETG टाइम्स नाउ सर्वे में यूपी में 72 से 78 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। CNX के सर्वे में 78 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं मैट्राइस के सर्वे में 78 सीटें बीजेपी की झोली में जाती दिख रही हैं। मतलब यूपी में वो सारे फैक्टर काम कर रहे हैं जो बीजेपी को 80 की 80 सीटों की तरफ ले जाए। वैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलावा BSP से आकाश आनंद मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन यूपी में विपक्ष के लिए बीजेपी का चक्रव्यूह भेदना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यही नरेंद्र मोदी हैं, यही योगी आदित्यनाथ हैं, यही राजनाथ हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी यहां 78 सीटों का बताया जा रहा है। इसलिए मिशन 400 पार में यूपी से बीजेपी को 14 सीटों का फायदा दिख रहा है। मतलब सिर्फ बंगाल और यूपी में पार्टी का इंटरनल सर्वे ठीक बैठता है तो 24 नई सीट बीजेपी इन्हीं दोनों राज्यों से जीत सकती है। एक और बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र। यहाँ वोटर कम नेता ज्यादा कंफ्यूजन में है क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा वोट बैंक उथल पुथल हो गया है। महाराष्ट्र आरक्षण बनाम ओबीसी के अलावा इस महाराष्ट्र में एक और नई बात हुई है। महाराष्ट्र में नेता ज्यादा है और वोटर्स वही के वही है या बदल गए हैं, इसको लेकर नेता कंफ्यूजन में है। पिछली बार जो उस पाले में थे, इस बार वो विरोधियों की गोद में जाके बैठे हैं। इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र की राजनीति 180 डिग्री घूम चुकी है। महाराष्ट्र का कंफ्यूजन इतना है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। ताजा एग्जाम्पल आपके सामने है। शरद पवार, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सब साथ में है। बारामती के विकास की चर्चा है। शरद पवार कहते हैं कि अजीत ने बहुत किया, फडणवीस बयान देते हैं, एकनाथ शिंदे हामी भरते हैं। मतलब बड़ा अजीब दृश्य है। उसमें वोटर बहुत कंफ्यूज है क्योंकि सीनियर पवार और जूनियर पवार में 36 का सियासी आंकड़ा है। अजित दादा पवार अपने चाचा की बनाई पार्टी का सिंबल लेकर बैठे हैं। काडर के बंटवारे में अजित पवार का हिस्सा बड़ा था, ये पहले से कहा जा रहा है। फिर होगा क्या? देवेंद्र फडणवीस कहते हैं महाराष्ट्र मोदी का है। दूसरा मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, आज आप इस बात को लिख लीजिए, नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो या सेंट्रल इंडिया हो, चलेगी तो मोदी जी के नाम की ही लहर चलेगी।